बलजीत परमार जिसके ऊपर अटैक हुआ था वो इज नॉट ट्रेसेबल, और बोलते हैं केस बंद कर दो, कोर्ट को बोलते हो बलजीत परमार ट्रेसेबल नहीं है। एंड में जज साहब लिखते हैं कि अंडर द सर्कमस्टांसेस द सीबीआई's रिक्वेस्ट टू क्लोज द केस इज एक्सेप्टेड, उसको बरी किया जाता है, इस केस का कोई लेना देना नहीं है। अरे यार, मुझे किसी ने पूछा नहीं, मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई, मैं बलजीत परमार जिसका नंबर मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पास भी है, जो आज एक ही पता है मेरा, कोई दूसरा घर नहीं है मेरा, और सीबीआई को नहीं पता बलजीत परमार कौन है, बलजीत परमार कहाँ है, मुझे कोई लेना देना नहीं। आप छोटा राजन को पकड़ो, छोड़ो, लटकाओ, मारो, मैं खाली सीबीआई से ये जानना चाहता हूँ सीबीआई ने बलजीत परमार को ढूंढने के क्या कदम उठाए। मुझे तो शर्म आती है सीबीआई पे, देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई। अगर सीबीआई का काम करने का तरीका ये है तो मुझे शर्म है कि सीबीआई को ऑफिस बंद कर देना चाहिए, और वो ऑफिस जो है वो खालसा एड जैसे ऑर्गेनाइजेशन को दे देना चाहिए, वहां से लंगर चलाएं और लोगों की सेवा करें। मेरा जो किस्सा हुआ, उसका जो कोर्ट केस चला, कैसे चला, क्या हुआ, वो मैं आपको बताऊं। और वो केस बड़ा इंटरेस्टिंग था इसलिए कि पहली बार एक वो शख्स कोर्ट में खड़ा हुआ जिसने गोलियां भी खाई, बच गया और लोगों को पहचाना और बताने के काबिल था कि ये लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई थी और ये लोग छोटा राजन के आदमी हैं। इसके पहले शायद बहुत कम हुआ है क्योंकि इनकी गोलियां तो को बचा नहीं, तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं डेड मैन टेल नो टेल्स, तो ये किस्से बताने वाला कोई नहीं था। मैं शायद इसलिए बच गया कि मुझे ये किस्से बताने थे, और मैं अकेला नहीं, मेरे घर के सब सदस्यों ने वो दिन देखे जब ये हादसा हुआ, उनके ऊपर क्या बीती। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, बेटा बहुत छोटा था, बेटी भी छोटी थी, मेरी वाइफ, हम अकेले रहते थे मुंबई में, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अपना आदमी नहीं। वो दिन कैसे निकाले हमें मालूम है। और जब कोर्ट में जज ने मेरी वाइफ को पूछा, जब ये केस चला सेशन कोर्ट में, तो मेरी वाइफ से पूछा कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि बाहर गोलियां चल रही हैं, आपको कैसे, किसने बताया गोली चली? तो मेरी वाइफ ने बोला कि मेरे हस्बैंड ने अंदर आके बताया कि मेरे ऊपर गोलियां चलाई। जब अंदर आए, उनकी हाथ पूरा खून से भरा हुआ था, मैंने चुन्नी इनके यहाँ पे बांधी अपनी खून रोकने के लिए। तो इनको मैं पूछा क्या हुआ, तो बताया कि गोली चली। तो छोटा राजन का वकील पूछ रहा है कि जब बाहर गोली चली तो आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हो, आपको अंदर आवाज नहीं सुनाई दी? तो मेरी वाइफ ने बोला कि आवाज हमें सुनाई दी थी, लेकिन हमने कभी गोलियां चलती जिंदगी में देखी नहीं थी, तो हमें लगा कि बाहर कोई पटाखे चला रहा है। तो छोटा राजन के वकील को जो पॉइंट मिल गया, बोलता है इसका मतलब आप कहीं पटाखा चलेगा तो आप गोली बोलोगे। तो मेरी वाइफ ने उसको बोला कि आप वकील साहब, आपने काला कोट पहना हुआ है, आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि पटाखा चलने से किसी के हाथ पे ऐसे जख्म नहीं होते और ऐसा खून नहीं निकलता। तो ये आप मुझे बेवकूफ मत बनाओ कि मैं आपकी ये बातों में मैं उलझूंगी। और ये आदमी जिसने जो गोलियां चलाई हैं, उसने मेरे सामने माफी मांगी हुई है कि ये काम मैंने किया था और मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मैं आपको वन माफी मांगने के लिए कर रहा हूं। तो कोर्ट में सन्नाटा एकदम। तो जज ने मेरी वाइफ को पूछा कि हाँ ये बताइए क्या बात हुई थी, ये सेशन कोर्ट का मामला है मुंबई की। तो मेरी वाइफ ने बताया कि मेरे हस्बैंड, मतलब मैं लंदन में था तभी, वो जब ये इंसिडेंट के बाद मैं लंदन चला गया था। तो मेरी आदत थी, मैं जब कहीं भी जाता था हिंदुस्तान के बाहर, तो रोज शाम को घर पे एक बार फोन जरूर करता था और पूछता था घर से कि किसी का फोन आया, जो कोई अर्जेंट मैसेज या ऑफिस से या कहीं से कोई, तो मैसेज वो लेके तो फिर मैं वाइफ को इंस्ट्रक्शन देता था कि किस आदमी को आगे क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है। तो एक दिन मैंने फोन किया ऐसे घर से शाम को लंदन से, तो मैंने कहा क्या कोई नया फोन किसी का? बोलती है कोई नाना का फोन आया था, आपका नंबर मांग रहा था। तो ये कौन है नाना? मैंने कहा ये नाना वो वही है, छोटा राजन। तो मेरी वाइफ का पहला रिएक्शन यही था कि ये हरामी पहले गोलियां चलाता है और अब फोन कर रहा है।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुस्से होने की बात नहीं है। तो और क्या बोला उसने? बोला कुछ नहीं, खाली परमार साहब से बात करनी। बोलती आप कोई नहीं, आप फोन आने दो तो मैं उसकी बात करती हूँ उससे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा नंबर दे देना उसको। बोलती ठीक है। नेक्स्ट डे फिर नाना का, उसने, मेरी वाइफ ने बोल दिया था कि उनका फोन आएगा तो मैं उनको पूछूंगी, उनको आपका मैसेज दे दूंगी, अगर वो कहेंगे तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगी। तो नेक्स्ट डे फिर नाना का फोन आया, छोटा राजन का, शाम को कहीं। तो फिर उसने पूछा मैं नाना बोल रहा हूँ। तो मेरी वाइफ ने अपना गुस्सा पूरा निकाला उसके ऊपर। बोलती आप, मुझे मालूम है कि आप नाना वाना कुछ नहीं, आपका नाम छोटा राजन है और आप ही हो जिन्होंने मेरे हस्बैंड पे गोलियां चलाई। ये तो अभी आप बताइए आपको क्या चाहिए, आपने क्या लेना मेरे हस्बैंड से? वो थोड़ा घबरा भाई बोलती है और बोलता नहीं, मुझे उनसे माफी मांगनी है, इसलिए उनका नंबर चाहिए। तो मेरी वाइफ ने बोला कि वो आप माफी इसलिए मांग रहे हो कि वो आदमी जिंदा है, अगर मर गया होता तो माफी किससे मांगते आप? तो छोटा राजन थोड़ा घबराया। तो वो उसने, मेरी वाइफ ने नंबर दे दिया। और जब छोटा राजन ने मुझे फोन किया उसके आधे घंटे के बाद, बोलता आप तो थे जो हो, लेकिन आपकी जो वाइफ है, भाभी है हमारी, उसने जो मुझे बातें सुनाई हैं वो, तो मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आप मुझे माफ कर ही दीजिए आप। तो मैंने कहा ठीक है चलो, वो लंबी चौड़ी बात थी। तो ये बात जब किस्सा मेरी वाइफ ने कोर्ट में सुनाई, ये सारी बातचीत सेशन कोर्ट में, तो वो जज भी परेशान। वो उसको ये नहीं लगे, उसका जो वकील था, वकील तो चुप ही हो गया कि मैं इसके आगे बोलूं क्या। और वो ये भी नहीं बोल सकता कि आपको फोन नहीं आया था, आज आप ऐसी बात कैसे बोल सकते हो। तो ये हमने परेशानी देखी है। मेरी वाइफ भी नहीं डरी कि छोटा राजन कौन है, जहां अपना बयान बदल लूं, जहां झूठ बोल रहे कि मुझे मालूम नहीं। तो मेरी बेटी, उसकी भी गवाही हुई पूजा की कोर्ट में। पूजा को जज ने, उनके वकील ने यही सवाल किया कि आपकी मां तो बोलती हैं कि पटाखे की आवाज आ रही है, आप बोलते हो हमारे बाप को गोलियां लगी, आपको कैसे मालूम गोलियां मरी, आपने देखी इनको गोली लगती हुई? तो मेरी बेटी का बयान था कोर्ट में, पूजा का, कि आप अपना हाथ आगे कीजिए और वो जो पुलिस वाला खड़ा उसका रिवॉल्वर मुझे दीजिए, मैं वो गोलियां आपके हाथ पे चला के दिखाती हूँ, फिर आप मुझे बताना है कि पटाखों के हैं कि गोलियों के निशान हैं। ये कोर्ट में हुआ, मेरी फैमिली का ये एटीट्यूड था कोर्ट में। और जज को रोकना पड़ा, मुझे भी, मेरी वाइफ को और मेरी बेटी को, कि आप अपना धैर्य रखिए, प्लीज डायरेक्ट अटैक मत कीजिए वकील के ऊपर और पुलिस के ऊपर। मैं आपका गुस्सा, एंगर आपका समझ सकता हूं, लेकिन ये कोर्ट में ऐसी बातें, बिहेवियर नहीं करना चाहिए। मुझे तो बहुत गुस्सा था, मैं तो बहुत ज्यादा, मेरे जब बयान हुए थे तो मुझे तो जज को रोक के मुझे कटहरे में कुर्सी देनी पड़ी कि मिस्टर परमार आप बैठ के बात कीजिए, आप ज्यादा आप सेंसिटिव हो रहे हो। तो मुझे कुर्सी पे बिठा के मेरी गवाही हुई थी। ये पहली बार कोर्ट में कुर्सी लगी थी मेरे लिए। मतलब सबको मालूम था कि ये छोटा राजन ने क्या गेम किया है, क्या गेम चली है। तो ये सब मामला उस कोर्ट में हुआ। उसके बाद कोर्ट में केस चला। SAR शेख करके इंस्पेक्टर थे, वो केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। मिस्टर देशमुख जज थे, सेशन जज। तो बीच ट्रायल की उनकी ट्रांसफर होगी, फिर दूसरे जज आए। अल्टीमेटली हमारा और बहुत लंबी केस चला, वो पता नहीं कब चलता रहा। हमें उसके बाद में किसी ने बुलाया नहीं, ना हमें कुछ मालूम क्या हुआ। बाद में मालूम पड़ा कि जो गोली चलाने वाला था माया शिलार, उसको 3.5 साल की सजा हुई और उसके पहले 5 आदमी केस के मर गए थे और 3 पुलिस ने मार दिए थे। 2 लोग बचे थे, कोई एक में माया शिलार था और एक कोई और था, वो जो चिकना जो स्पॉटर था, ये 2 बचे थे। तो वो सजा होगी इनको। हमने भी कहा चलो जाने दो, मर गए लोग। तो लेकिन छोटा राजन का कहीं उस जजमेंट में जिक्र नहीं था। मुझे बहुत हैरानी थी कि मेरे ऊपर छोटा राजन ने गोली चलाई और जज ने अपनी जजमेंट में, जो बाद में आया था हाफ ट्रायल के बाद, उसने अपनी जजमेंट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया छोटा राजन का। खाली ये मामला यहां तक के वो माया शिलार ने गोली चलाई थी, वो एक बात सिद्ध होती है, वेपन सीज हुआ तो उसको हमने सजा दे दिया, बाकी सबको क्विट कर दिया क्योंकि मर गए थे, इसलिए क्विट कर दो उनको। तो बड़ी हैरानी वाला केस था। खैर हमने फिर भी बॉदर नहीं किया, छोटा राजन ने माफी मांग ली, किस्सा खत्म हो गया। उसके बाद जब छोटा राजन अरेस्ट हुआ बाली से,
उसके बाद 71 केसेस महाराष्ट्र में जो छोटा राजन के खिलाफ लिखे जो दर्ज थे, उनको महाराष्ट्र पुलिस से सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया कि इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन आगे हम, क्योंकि छोटा राजन दिल्ली तिहाड़ जेल में है तो सीबीआई सब केस देखेगी। वो केस कभी सीबीआई ने टेक ओवर किया मुझे कोई मालूम नहीं, कब उस केस की हियरिंग शुरू हुई मुझे सीबीआई ने कांटेक्ट नहीं किया कभी। अभी परसों सैटरडे को सीबीआई कोर्ट ने मुंबई में की एक जजमेंट आई। वो जजमेंट मुझे मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर है रेबेका, उसने मुझे भेजी कि सर एक जजमेंट आई है और उस जजमेंट में आज सीबीआई कोर्ट ने छोटा राजन को बरी कर दिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मेरी कोई हियरिंग नहीं हुई, मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं हुई। तो मैंने ऑपरेटिव ऑर्डर मंगवाया उससे, रेबेका से, उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने देखा कि एंड में जज ने लिखा हुआ है, मतलब बड़ी अजीब सी जजमेंट है, आप सब लोग सुन के आपको हंसी आएगी। जज साहब अपनी जजमेंट में लिखते हैं कि सीबीआई ने कुछ दिनों पहले एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी कि इस केस में छोटा राजन का कोई लेना देना नहीं है और ये केस को बंद कर देना चाहिए, ये केस नहीं खत्म हो जाना चाहिए। तो जज साहब अपनी जजमेंट में लिखते हैं कि आज की हियरिंग में सीबीआई का प्लीडर नहीं था, सीबीआई प्लीडर वाज एब्सेंट, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीबीआई का एब्सेंट, छोटा राजन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करवाई गई तिहाड़ जेल 2, ये लिखा हुआ है जजमेंट में। मुझे भी मालूम नहीं था छोटा राजन कहाँ है। तिहाड़ जेल 2 ये जजमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कराई गई। और बलजीत परमार जिसके ऊपर अटैक हुआ था वो इज नॉट ट्रेसेबल। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बलजीत परमार इज नॉट अवेलेबल ऑन द एड्रेस गिवन, ऑन द गिवन एड्रेस। अब मैं बड़ा हैरान हुआ जजमेंट देख के कि इतना बड़ा लुकूना होने के बाद भी एंड में जज साहब लिखते हैं कि अंडर द सर्कमस्टांसेस द CBI's request to close the case is accepted and छोटा राजन is exonerated। वो उसको बरी किया जाता है, इस केस का कोई लेना देना नहीं है। अरे यार मुझे किसी ने पूछा नहीं, मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई। मैं बलजीत परमार जिसका नंबर मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पास भी है, जो आज पुलिस कमिश्नर है, इसके पहले तो उनके पास भी था, मेरा घर का नंबर, महाराष्ट्र के डीजी के पास मेरे नंबर हैं, सीबीआई के चीफ पीआरओ के पास मेरे नंबर हैं, दोनों घर का मोबाइल का, उनके पीआरओ मिस्टर गौड़ के पास मेरे नंबर हैं, मेरे 18 साल पुराने मित्र हैं, सीबीआई के 20 ऑफिसरों के पास मेरे नंबर हैं। मैं फेसबुक पे हूँ, मैं व्हाट्सएप पे हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं ट्विटर पे हूँ, मैं मैसेंजर पे हूँ। मेरे पास एक राशन कार्ड है, मेरा आधार कार्ड है, मेरा पासपोर्ट है, मेरा बिजली का बिल है, मेरे टेलीफोन के बिल हैं, मेरे मोबाइल नंबर के बिल हैं, सब एक ही एड्रेस पे हैं, एक ही पता है मेरा, कोई दूसरा घर नहीं है मेरा, कोई और मेरा कैंप ऑफिस नहीं है। और मैं प्रेस क्लब का सीनियर मोस्ट मेंबर हूं, मुंबई के प्रेस क्लब का। किसी प्रेस वाले से पूछा होता, जितनी यहाँ दिल्ली में जितनी बड़ी नेशनल सोकल चैनल है, सबके असाइनमेंट डिपार्टमेंट में मेरा टेलीफोन नंबर है, मैंने उनसे पैसे भी लेने हैं, उनके अकाउंट में भी मेरा नंबर है। मैं अपनी सोसाइटी जहाँ रहता हूँ पत्रकार कॉलोनी है, प्रेस एनक्लेव, सब प्रेस वाले रहते हैं। अपनी सोसाइटी का मैं चेयरमैन भी हूँ। और सीबीआई को नहीं पता बलजीत परमार कौन है, बलजीत परमार कहाँ है। कमाल है, अगर सीबीआई को बलजीत परमार नहीं मिल सकता जो सोशल मीडिया पे विजिबल है, मैं अपनी चैनल भी चला रहा हूँ बलजीत परमार पर यू, वो भी सीबीआई को नहीं मालूम। मतलब मैं सीबीआई से इतना पूछना चाहता हूँ, मैं एक एप्लीकेशन मूव कर रहा हूँ कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि मुझे कोई लेना देना नहीं, आप छोटा राजन को पकड़ो, छोड़ो, लटकाओ, मारो। मैं खाली सीबीआई से ये जानना चाहता हूँ व्हाट एफर्ट्स द सीबीआई डिड टू ट्रेस बलजीत परमार। सीबीआई ने बलजीत परमार को ढूंढने के क्या कदम उठाए, मैं इतना जानना चाहता हूँ। छोटा राजन को मैंने माफ किया, बहुत साल पहले कर दिया था, अब उसको जो सजा मिलनी थी उसको मिल गई। बहुत और केस में मिलेगी, वो बाहर नहीं आएगा, मुझे मालूम है। मेरे केस में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना उसको कोई फर्क पड़ने वाला है।
मुझे तो शर्म आती है सीबीआई पे, देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई, जो बड़े बड़े लोगों के केस देख रही है, सेंसिटिव केस। अगर सीबीआई का काम करने का तरीका ये है तो मुझे शर्म है कि सीबीआई को ऑफिस बंद कर देना चाहिए और वो ऑफिस जो है वो खालसा एड जैसी ऑर्गेनाइजेशन को दे देना चाहिए, वहां से लंगर चलाएं और लोगों की सेवा करें। कमाल है, एक आदमी को ढूंढने का कोई एफर्ट नहीं और बोलते हैं केस बंद कर दो, कोर्ट को बोलते हो बलजीत परमार ट्रेसेबल नहीं है। इस बात की मुझे तकलीफ है और आइंदा अगले वाले एपिसोड में हम फिर एक बार बलजीत परमार फॉर यू चैनल पे कुछ और लोगों के किस्से, कुछ हाजी मस्तान के किस्से, कुछ छोटा शकील के किस्से, कुछ दाऊद इब्राहिम के किस्से, कुछ इनके और लोगों के किस्से, जैसे जैसे आपकी सिफारिश आती रहेगी, आपकी पसंद आती रहेगी, अपने व्यूज में दीजिए, अपने ख्यालात में दीजिए और आप क्या सुनना चाहते हैं वो अपनी फरमाइश भेजिए।